मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सीरियल किलर, साइको किलर और क्रिमिनल्स के बारे में सुना जिन्होंने ऐसे ऐसे भयानक अपराध किए जिसे सुन कोई भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। और उन्हीं में से एक केस आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि इतना ज्यादा भयानक और खौफनाक है कि उसे सुनने के लिए अलग ही तरह की हिम्मत चाहिए। खैर अब बिना सस्पेंस और बढ़ाए शुरू करते हैं आज का खौफनाक केस। 28 अप्रैल 2003 राजस्थान अजमेर शाम के 5:15 सावर पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आता है जिसमें एक आदमी बहुत ही डरी हुई आवाज में कहता है कि बनास नदी के किनारे एक कटा हुआ सर पड़ा है। इतना कहते ही वो आदमी कॉल कट कर लेता है। उस वक्त बनास नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी थी। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो पिल्लर नंबर 11 पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, जिससे पुलिस को समझ में आ गया कि वो कटा हुआ सर वहीं पड़ा है। पुलिस जब पिल्लर नंबर 11 के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर सच में एक आदमी का कटा हुआ सर पड़ा था जो कि बुरी तरह से जला हुआ था। शायद कातिल चाहता था कि इसकी पहचान छिपी रहे। उस कटे हुए सर के साथ साथ वहां पर एक प्लास्टिक थैली और एक बोरा पड़ा था जो कि पूरी तरह खून से लथपथ था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो शख्स था कौन और उसका बाकी हिस्सा कहाँ है। पुलिस को लग रहा था इसका बाकी का हिस्सा भी आसपास ही होगा, इसीलिए सभी ऑफिसर्स आसपास तलाशी करना शुरू कर देते हैं। फिर काफी देर तक तलाशी करने के बाद उस कटे हुए सिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पुलिस को एक शर्ट, एक पिल्लो कवर और एक प्लास्टिक टेबल कवर के साथ साथ 2 कट्टे मिले जो कि गाढ़े खून से लथपथ थे। पुलिस को लग रहा था इन सब चीजों का कनेक्शन उस कटे हुए सिर से है, इसीलिए पुलिस वो सारी चीजें बारीकी से जांचने लगी। पुलिस वाले इस काम में जुटे ही थे कि तभी उनको एक शॉकिंग न्यूज मिली। दरअसल उस जगह से 5 किलोमीटर दूर किसी ने बताया एक कुएं के अंदर एक बड़ा सा भारी भरकम बोरा तैर रहा है। साथ ही साथ वो बोरा खून से लथपथ था और उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इसके बाद पुलिस कुएं के पास पहुंची जहां ऑलरेडी लोगों की भीड़ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर उस बोरे को बाहर निकाला। यहाँ किसी को खबर नहीं थी कि उस बोरे के अंदर ऐसी खौफनाक चीज निकलने वाली है जिसे देख कोई भी इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। उस बोरे को जब खोला गया तो उसके अंदर जो भी चीज रखी हुई थी उसको एक कवर से ढका हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जब वो कवर खुला तो उसके अंदर मिलती है एक खौफनाक डेड बॉडी जो कि बहुत ही ब्रूटल तरह से कटी फटी हुई थी। साथ ही साथ उस बॉडी का सिर गायब था, यानी कि अब पुलिस के सामने एक बिना सर की डेड बॉडी पड़ी थी। उस बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी कि जो उस इंसान के अंदर के ऑर्गन्स थे वो बाहर की तरफ निकल रहे थे। ये भयानक और खौफनाक नजारा देखकर लोग उल्टियां करते हुए वहां से भागने लगे। यहाँ पर पुलिस को लग रहा था कि उनको जो थोड़ी देर पहले कटा हुआ सर मिला है ये उसी की बॉडी है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा था। पुलिस ने अपने इसी अंदाजे को सच साबित करने के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि वो कटा हुआ सिर और धड़ दोनों एक ही आदमी की है। पुलिस ने जब उस कटे हुए सर को ध्यान से देखा तो पता चला उस आदमी की लेफ्ट आई के नीचे एक स्टील की रॉड लगी हुई थी। शायद उस आदमी का किसी तरह का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद पुलिस आसपास के थानों में किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उस वक्त किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी आदमी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रखी थी। इसके बाद पुलिस ने बॉडी से मिले सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि वो डेड बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी। अगर पुलिस उसका अंतिम संस्कार नहीं करती तो वैसे भी वो बॉडी पूरी तरह से गल जाती। इस वजह से मजबूरन पुलिस को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी की खबर सारे न्यूज़पेपर में छपा दी और तो और न्यूज़पेपर में बॉडी से मिले एविडेंस के बारे में भी लिखा गया, जैसे कि वो लेफ्ट आई के नीचे लगी रॉड। पुलिस को पता था कि न्यूज को देखकर कोई न कोई तो उनके पास जरूर आएगा और हुआ भी यही। 4 मई को सावर पुलिस स्टेशन में एक फैमिली आई जिसमें दुर्गा प्रसाद, उनके 3 बेटे, दामाद और उनकी बहू निधि। दुर्गा प्रसाद पुलिस को कहते हैं कि मेरा बेटा भवानी शंकर शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है और तो और जो भी चीजें अखबार में लिखी हुई थी जैसे लेफ्ट आई के नीचे लगी स्टील रॉड और कपड़े वगैरह, इन सब चीजों से मुझे लग रहा है कि वो जरूर मेरा ही बेटा है। आप प्लीज मुझे उसकी बॉडी दिखाइए जिससे मैं अपने बेटे को पहचान सकूं। अब बॉडी का अंतिम संस्कार तो पुलिस ने कर दिया था,
इसलिए पुलिस उनको कहती है कि बॉडी गली हुई थी जिससे हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमने बॉडी से मिले सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लिया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो आपका ही बेटा था या कोई और। इसके बाद पुलिस उनके सामने बॉडी से मिले सारे एविडेंस रखती है, वो खून के धब्बों वाले टी शर्ट, प्लास्टिक वाले थैले और वो स्टील रॉड। ये सारे एविडेंस देखकर पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगता है। भवानी शर्मा की वाइफ निधि बताती है टी शर्ट और बैग उनके पति का है जो वो आखिरी दिन घर से पहनकर निकले थे। इसके बाद से वो लापता हो गए। इधर दुर्गा प्रसाद के सामने वही स्टील रॉड पड़ी थी जो उन्होंने अपने बेटे को 11 साल पहले लगवाई थी जब भवानी शंकर शर्मा का एक्सीडेंट हुआ था। दुर्गा प्रसाद पुलिस को बताते हैं कि 11 साल पहले मेरे बेटे का बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी गाल और आंख के बीच की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन कराने मैं अपने बेटे को लेकर दिल्ली के सर गंगानगर हॉस्पिटल में गया, जहां डॉक्टर शिव शंकर शाह ने ऑपरेशन के दौरान लेफ्ट आई के नीचे वो स्टील रॉड लगाई थी। पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए दुर्गा प्रसाद से डॉक्टर शिव शंकर शाह के नंबर मांगे। फिर नंबर मिलने के बाद पुलिस ने डॉक्टर शिव शंकर शाह से कांटेक्ट किया, जहां डॉक्टर शिव शंकर शाह ने ये कंफर्म किया कि वो स्टील रॉड उन्होंने ही लगाई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पूरे देश में ऐसी रॉड लगाने वाले वो एकमात्र ही डॉक्टर है। अब पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि आपने राजस्थान के अंदर और ऐसे कितने लोगों के ऑपरेशन किए हैं। इस पर डॉक्टर बताते हैं कि मैंने इस तरह के राजस्थान में केवल 3 लोगों के ही ऑपरेशन किए हैं और उनकी जानकारी वो पुलिस के साथ भी शेयर करते हैं। इसके बाद पुलिस उन लोगों से कांटेक्ट करती है और पता चलता है कि 2 लोग तो जिंदा थे लेकिन एक जिंदा नहीं था और वो था भवानी शंकर शर्मा। यहाँ पर पुलिस और भवानी शंकर शर्मा की फैमिली को ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो लाश भवानी शंकर शर्मा की ही है, लेकिन एक सवाल जो भवानी की फैमिली को और पुलिस को अभी भी परेशान कर रहा था, आखिर भवानी शंकर शर्मा को इतनी बेरहमी से किसने मारा। पुलिस अब दुर्गा प्रसाद की फैमिली से और निधि की फैमिली से पूछती है कि आखिर कौन ये घिनौना काम कर सकता है, आपको किसी पर डाउट है क्या। यहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सवाल का उनको इतना भयानक जवाब मिलने वाला है, क्योंकि पुलिस के ये पूछते ही दोनों परिवार आमने सामने लड़ने लगे। निधि का परिवार कह रहा था भवानी शंकर शर्मा की मौत और कोई नहीं बल्कि दुर्गा प्रसाद और उनके बेटे ही मार सकते हैं। इधर दुर्गा प्रसाद की फैमिली ये दावा कर रही थी कि हमारे बेटे को निधि नहीं मारा है, वही अक्सर मेरे बेटे को धमकियां देती थी और तो और उसने कई बार भवानी के खाने में जहर भी मिलाया था। अब पुलिस इन दोनों पक्षों के झगड़े को लेकर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन सच बोल रहा है। उनके झगड़े को लेकर पुलिस को एक चीज तो समझ में आ गई कि जो निधि है भवानी शंकर शर्मा की वाइफ, वो अपने पति को नहीं चाहती थी। अक्सर उन दोनों में रोज रोज झगड़ा होता था और एक और सबसे अजीब बात कि जब भी इन दोनों के बीच झगड़ा होता तो जो निधि का भाई है वो भवानी को कॉल करके धमकी देता कि अगर अगली बार आपने मेरी बहन को कुछ भी कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला है। और इसी बात को लेकर पुलिस को अब निधि के भाई पर डाउट होने लगा, क्या पता भवानी की इस दर्दनाक मौत के पीछे का रीजन निधि का भाई हो। इसके बाद पुलिस निधि के भाई को घर से उठा देती है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर पटक देती है, जहाँ सबसे पहले तो उससे नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है कि बताओ आखिर तुमने अपने जीजा जी को क्यों मारा। यहाँ पर निधि का भाई बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब पुलिस को लग रहा था जरूर ये कुछ छिपा रहा है, इसलिए पुलिस निधि के सामने ही उसके भाई को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। काफी देर तक धुलाई करने के बाद पुलिस वाले उससे फिर से पूछते हैं कि हमें सारा सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हें और भी बुरी तरह से मारने वाले हैं। लेकिन फिर भी निधि का भाई कुछ नहीं बता पा रहा था, जिससे पुलिस उसकी फिर से धुलाई करना शुरू हो जाती है। इधर सामने बैठी निधि अपने भाई की इस दर्दनाक धुलाई के सामने टूट गई और उसने पुलिस के सामने ऐसा राज खुला जिसे सुन वहाँ मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह गए। निधि ने बताया, मैंने ही अपने पति को इतनी खौफनाक और दर्दनाक मौत दी है। उसने बताया कि मैंने अपने पति भवानी शंकर शर्मा को इसलिए मारा क्योंकि मुझे शक था कि वो दिन भर अय्याशी करता, कई महिलाओं के साथ उसके नाजायज संबंध थे और तो और कई बार वो फ्लाइट पकड़कर बड़े बड़े शहरों के नाइट क्लब में जाया करता था। और तो और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने परिवार को ना सौंप दे, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अपने परिवार से प्यार करता था। मैंने कई बार उसे समझाया कि अपने माँ बाप से जितना हो सके दूर रहो, लेकिन भवानी मेरी बात को नहीं मान रहा था। वो अपने परिवार से
से बहुत प्यार करता था और इसी रीजन की वजह से मैंने उसको रास्ते से हटा देना ही ठीक समझा। अब वो अकेले तो अपने पति को नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने इस खौफनाक प्लान के अंदर अशोक को ऐड किया। अशोक दरअसल भवानी का ड्राइवर था। निधि ने अशोक से कहा कि अगर तुम भवानी को मारने में मेरा साथ दोगे तो जो तुमने फाइनेंस पर गाड़ी ले रखी है मैं उसकी सारी किस्तें भर दूंगी और तो और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगी। इस बात को लेकर अशोक ने हाँ कर दिया और दोनों ने मिलकर भवानी को उसके ही घर के अंदर मारने का खौफनाक प्लान बनाया। 26 अप्रैल 2003 शाम के लगभग 7 बजे निधि ने अपने पति भवानी शंकर शर्मा के जूस में नींद की गोलियां मिलाई, जिससे भवानी गहरी नींद में सो गया। इसके बाद एंट्री होती है अशोक की। अशोक अपने साथ एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर आया था। इसके बाद अशोक और निधि मिलके भवानी को एक टेबल पर लेटा देते हैं। इसके बाद अशोक भवानी के ऊपर वार करना शुरू हो जाता है। लगभग 15 से 20 वार वो कर चुका था, जिससे भवानी की बॉडी से बहुत सारे खून निकलना शुरू हो गए, लेकिन तब भी भवानी नहीं मरा। उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। अशोक को लगा ये ऐसे तो नहीं मरने वाला है, इसलिए अब वो कुल्हाड़ी से भवानी की गर्दन पर वार करने लगा। उसने भवानी की गर्दन पर इतने ज्यादा वार किए जिससे भवानी की गर्दन 80% तक कट चुकी थी। इसके बाद निधि किचन में गई और वो वहाँ से एक चाकू लेकर आई। उसके बाद वो चाकू से अपने पति की बची हुई गर्दन काटने लग जाती है और फाइनली अब भवानी की गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुकी थी, लेकिन अब भवानी के धड़ से बहुत सारा खून निकलने लगा। जिसके बाद निधि एक कैन लाई। हाँ, वही कैन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस कैन के अंदर वो अपने ही पति का खून भरने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो जहरी कैन 4 लीटर गाढ़े खून से भर गया। इसके बाद दोनों मिलकर भवानी की बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले गए और वहाँ वो बॉडी को जलाने लगे, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वो बॉडी जल नहीं रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक और खौफनाक काम किया। दरअसल दोनों भवानी का कटा हुआ सर लेकर किचन की तरफ भागे और वहाँ निधि गैस को ऑन करके अपने पति का सिर आग के ऊपर रख दिया और वो उसे भूनने लगी। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि इसकी पहचान छिपी रहे और काफी देर तक जलाने के बाद वो सिर पूरी तरह से गल चुका था, यानी कि अब कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था सिवाय उन दोनों के। अब इतना घिनौना काम करने के बाद उन्होंने भवानी के कपड़े उतारकर उनको एक अलग बैग में रख दिया। इसके बाद रात के लगभग 2 बजे निधि और अशोक ने मिलकर भवानी की बॉडी, उसका सर, मर्डर वेपन और वो प्लास्टिक बैग, ये सब चीजें वो भवानी की ही गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उनका ये प्लान था कि वो ये सारी चीजें बनास नदी में फेंक देंगे, लेकिन अफसोस वो ये नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो रात के अंधेरे में बनास नदी की तरफ जा रहे थे तब अशोक को सामने से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, जिससे दोनों डर गए। इसके बाद हड़बड़ी में अशोक ने गाड़ी पीछे घुमाई और वो अब जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर निकलते वक्त अशोक को रोड के पास एक कुआं दिखा, जिसके बाद तुरंत दोनों ने मिलकर भवानी का धड़ कुएं के अंदर फेंक दिया और जो बाकी चीजें थी जैसे भवानी का सर और उसके कपड़े वो थोड़ी थोड़ी दूर फेंकते गए और उनके पास जो खून से भरा हुआ कैन था वो कैन उन्होंने अजमेर के हटुंडी नाम की जगह की जमीन के नीचे दफना दिया। निधि के ये बयान सुनकर पुलिस के साथ साथ भवानी का परिवार भी शॉक था। कोई महिला अपने ही पति के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। खैर अब उसने सारा सच तो बता ही दिया था, इसीलिए निधि और उसके क्राइम पार्टनर अशोक को उम्र कैद की सजा हुई। तो ये था आज का एक और खौफनाक केस। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।